नमस्कार। अ, आप सभी का नाबी के सेकंड सीरीज के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि नाबी का ये ऑनलाइन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम महीने में तीसरे रविवार को लेकर के आते हैं और विभिन्न बर्न के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। कभी किचन बर्न्स हो या कभी फायर बर्न्स हो। तो आज का हमारा विषय है कि बच्चों में जो जलने की दुर्घटनाएं होती हैं उनसे कैसे बचाव करें, क्या प्राइमरी मैनेजमेंट कर सकते हैं और साथ में किस तरह का साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों को मिलना चाहिए, जिससे बच्चों के मन में हीन भावना नहीं घर करनी चाहिए। तो इसके लिए आज हमारे पास विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं पद्मश्री डॉक्टर योगी एरोन सर, जो उत्तराखंड देहरादून से हैं। और सर का बहुत ही कई वर्षों से बर्न के मरीजों के प्रति जो उनकी लगन है और जो मेहनत है, इससे हमारे प्लास्टिक सर्जरी फ्रैटर्निटी हो या मेडिकल फ्रैटर्निटी हो, कोई भी अनजान नहीं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज के हमारे दूसरे अतिथि हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मिसेस नेहा जैन, जो एम्स पटना में कार्यरत हैं और ये हमें बताएंगी कि बच्चों के किन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे हमें काम करना है। जो माता और पिता होते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे वो अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग से डॉक्टर दीप्ति गुप्ता। डॉक्टर दीप्ति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बर्न में इनकी विशेष रुचि रही है। और मैं स्वागत करना चाहती हूँ अपने नावी के प्रेसिडेंट लुधियाना से डॉक्टर संजीव उपल सर का, जो कि उन्हीं की छत्र छाया में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन नावी वेबिनार्स के मेरे को होस्ट एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राजमानस। तो आप लोग सभी का बहुत स्वागत है। और बिना कार्यक्रम को देरी किए हुए अब मैं डॉक्टर संजीव उपल सर को आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे आग्रह रहेगा कि हमारे दर्शकों को आज के टॉपिक के विषय में थोड़ी जानकारी दें। डॉक्टर संजीव उपल सर अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, a very good morning, a very good afternoon and a very early good morning in some parts of the world. ये हमारा प्रोग्राम नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया की तरफ से है और जैसा कि इसमें हम हर महीने में एक प्रोफेशनल सीरीज करते हैं और एक पब्लिक ओरिएंटेड सीरीज करते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स एक इंडिया की ऐसी संस्था है that this organization is of course of the plastic surgeons, general surgeons and associate members like technicians and nurses and allied specialists. ये जो बर्न नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स है, बर्न्स की साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए चर्चा हमेशा करती है। बहुत सारे सेमिनार्स CMEs करती रहती हैं। लेकिन कुछ देर से कोरोना जब से आया है तो वो फिजिकल सेमिनार्स बंद हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना हम, जैसा कहते हैं आजकल हॉस्पिटल एट होम का कंसेप्ट है, सो दिस कंसेप्ट ऑफ टेकिंग द साइंस टू द पब्लिक, so this concept was thought of by me and my team, and so we started these seminars. So this is 12th ऑनलाइन सेमिनार, 12वां हमारा ये इस तरह का सेमिनार है पब्लिक के लिए। पहले हमने बर्न्स के बारे में करा, अब हम बर्न्स में कॉम्प्लिकेशन या अलाइड चीजों के बारे में करते हैं। हमारा एफर्ट जो है यही है कि कम से कम लोग बर्न हो, कम से कम लोग हॉस्पिटलाइज हों और कम से कम लोग जो हैं बर्न्स के बाद किसी डिफॉर्मिटी का शिकार हों। सो वी ऑलवेज हैव एन एंडेवर दैट लेस नंबर ऑफ पीपल गेट बर्न्ड, लेस नंबर ऑफ पीपल गेट हॉस्पिटलाइज्ड and less number of people remain, you see, disabled even after getting treatment. So with this goal, we today have selected a very sensitive topic. आज का जो टॉपिक है कि बच्चों में बर्न्स को कैसे रोका जा सकता है, और अगर जिसको बोलते हैं खुदा ना खास्ता बैड लक से बर्न होता है तो उसको हमें इमीडिएट क्या करना है। बच्चे देखिए सभी को अच्छे लगते हैं, सभी के घर में होते हैं, हम भी कभी बच्चे थे तो ऐसे गाने भी हैं, और शरारती बहुत होते हैं बच्चे। डॉक्टर नेहा जैन आज आपको बताएंगी।
बच्चों की बड़ी एक प्रोबिंग नेचर होती है, उनको ये पता लगना चाहिए कि पतीले में क्या पड़ा है, किचन के अंदर क्या है, फ्रिज के अंदर क्या है, जो ये स्विच लगते हैं, जहां पे प्लग लगते हैं, इनकी मोरी के अंदर अगर हम अपनी उंगली घुसाएं तो क्या हो सकता है, या कोई ना कोई चीज उठा के लोहे की इधर उधर करने की. सो दीज ऑल थिंग्स, children have a very probing nature. They wish to know everything at a very young age. I think Dr. Mehajan will detail it out. At the age of 1.5 years, they become so naughty, and we many a time enjoy their naughtiness. But we need to guide them also that this is not good for you. So हमारे साथ जुड़े हैं हमने आज डॉक्टर एरॉन हैं, योगी एरॉन, जिनका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन हमारी मॉडरेटर देंगी. विश्व प्रख्यात जिसको कहते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं. गिने चुने, आप गिने चुने का मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा एक दो होंगे, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जिन्होंने कभी ये सोचा कि अपने लिए तो हम जी रहे हैं, क्यों ना हम दूसरों के लिए जिए, दूसरों की भलाई करें. जिसके पास देने को कुछ नहीं है, अपना ट्रीटमेंट करने को कुछ नहीं है, द पर्सन्स हु आर नॉट हैविंग मनी टू स्पेंड ऑन देयर हेल्थ, उनके लिए डॉक्टर योगी एरॉन जैसे लोग दुनिया में भगवान ने पैदा किए. और ईयर्स आफ्टर ईयर्स, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, he spends on that kind of public, arranges camps, does everything for them. I think detail I leave to Dr. Deepti to bring up. And we have today with us our moderator, Dr. Deepti Gupta, one of the youngest faculty members in the Burns in India. And हम कहेंगे हमारी खुशकिस्मती है कि she agreed right at the one phone call to moderate the event. She is a very good, has been a very good student, and she has done her plastic surgery training in finished in 2017 batch, and then is currently with the one of the best facilities in India, that is Safdarjung Medical College, VMMC, and Safdarjung Hospital, the biggest burn unit in India. She has been brilliant throughout her career, and as I'm told, she was a very good speaker, a very good debater, and a very inquisitive mind she had during her MCH training, MBBS and MS trainings. So we wish to have Dr. Deepti Gupta with us as moderator, and I hand over to her. Before that, I tell you that we are indebted, the National Academy of Burns, to two of our, you see, another two young fellows with Dr. Veena Singh, who is Associate Professor at Patna, AIIMS Patna. Shortly, she'll be elevated in her stature. And Dr. Raj Manas, who is with All India Institute of Medical Sciences, Delhi. So ये दोनों हमारे पहिए हैं जिन पे हमारा, आप कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल चल रहा है, उसके बिना चल नहीं सकता है. So I hand over to Dr. Deepti Gupta to carry on with the further program. Yeah, Dr. Deepti, please unmute yourself. Am I audible? Namaskar. Thank you, sir. It was a very kind and a generous introduction. बच्चों में जलने की गंभीर समस्या पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर योगी एरन जी एंड मिस नेहा जैन जी. डॉक्टर योगी एरन जी हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट प्लास्टिक सर्जन्स में से एक है और जले हुए मरीजों को इलाज के लिए प्रतिबद्ध हैं. ये पिछले 15 सालों से बर्न एंड बाइट विक्टिम्स के लिए फ्री सर्जिकल कैंप चलाते आ रहे हैं. हमारे देश की सरकार ने डॉक्टर योगी जी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है. प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर योगी एरन जी. नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस नेहा जैन जी को, जो कि एम्स पटना में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और इस क्षेत्र में उनको अपार परीक्षण और अनुभव है. इनके कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस हैं और बुक चैप्टर्स भी हैं. अ वेरी वार्म वेलकम मेघा जी. थैंक यू. सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए मैं अपने स्पीकर से सवाल करना चाहूंगी. सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर योगी जी से है कि बच्चों में जलने की घटना कितनी होती है और कितनी गंभीर होती है, और बच्चों में जलने के क्या क्या कारण होते हैं.
सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, पहाड़ में अगर आप जाके देखें तो लकड़ी के मकान हैं, लकड़ी की छत है, फूस की छत है, 5-5 बच्चे हैं, एक ही कमरा है, ओपन फायर है। तो माँ पानी लेने के लिए जंगल में जाती है तो बच्चों को बाहर से बंद कर देती है। दे स्टे होम। 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, तो दे क्रॉल। जब उनको रोशनी सी लाइट से दिखती है तो बिजली उसमें क्रॉल करके जल जाते हैं। मैं जिस एरिया में हूँ, इस एरिया में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत है जलने की, वर्ल्ड ओवर। फिर उसमें कई दफा ऐसा भी देखा गया, मेरा सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ 6 बर्थडे बर्न्स आ चुके, मतलब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन जल गया। जो दादी और नानी उसको गर्म कर रही थी, क्योंकि वहाँ बर्फ गिरता है और 8 मंथ्स ईयर, तो वो गर्म कर रही थी, बच्चा गिर गया। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स कहीं भी नहीं है जितने की हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में है। और यूजुअली मैंने देखा कि बच्चे जो जलते हैं वो शहर में और तरह से जलते हैं, जंगल में और तरह से जलते हैं। जंगल में जो जलते हैं वो क्या होता है कि क्रॉल करके लकड़ी में घुस जाते हैं, जल जाते हैं, पूरा पूरा हाथ जल जाता है, और मेनली उनका हाथ जलता है या फेस जलता है, क्योंकि गिर पड़ते हैं। जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, दादी गर्म कर रही थी आग के पास, वो गिर गया तो काफी जल गया। इस किस्म की प्रॉब्लम सिर्फ इसी एरिया में है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे एरिया में बर्न्स हैं वो ओपन फायर्स हैं। जो शहर से बच्चे आते हैं वो बॉइल्ड वाटर से आते हैं। तो मान लीजिए पानी गर्म करने के लिए रखा, वो गिर गया। जैसे एक केस ऐसा था कि बाल्टी में पानी गर्म था, माँ को पता नहीं था, माँ ने बच्चे को उसमें खड़ा कर दिया, दोनों पैर जल गए। इस किस्म की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हाथ जलता है, फिर चेहरा जलता है, फिर गर्दन जलती है और पैर भी जलते हैं। जैसे जंगल में उन्होंने आग जलाई तो राख उन्होंने बाहर घर के बाहर ढेर लगा दिया, बच्चा गया उसमें उसके पैर पड़ गए। इस किस्म के प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि जो आप सब लोग हैं, आप जाके देखिए, उनकी लिविंग कंडीशन देखिए। मिट्टी के तेल पे खाना बनता है, लकड़ी इकट्ठी करते हैं, चूल्हे के ऊपर लकड़ी रख लेते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, तब आपको समझ में आएगा कि हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मैं और डॉक्टर कुश नेवी के सभी सदस्यों को हिमालय में बुलाने के लिए अपना ऑफर देता हूँ। आप आए और वहाँ पे जंगल में जाके देखें कैसे क्या हो रहा है। धोती से उनके यहाँ डस्टर तो होता नहीं, धोती से कढ़ाई पूछती हैं, धोती से आग से उतारती हैं और धोती से पकड़ के उसको रखती हैं। लकड़ी हर वक्त 24 घंटे तो आग जलाते हैं वो लोग, तो कीप दी हाउस वार्म। तो इस किस्म के प्रॉब्लम सिर्फ हमारे एरिया में है। और एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मैं 7 फुट ऊंची डाइनिंग टेबल के ऊपर गरम खाना रखा हुआ है, अब मैं देखना चाहता हूँ क्या है मेज के ऊपर, क्या है। तो what will I do is I will just pull the tablecloth just like this. तो ये बहुत ही कॉमन है कि बस खाना मेज पर रखा हुआ था और बच्चे ने कपड़ा खींचा, उसके ऊपर सब गिर गया, पूरा फेस जल गया, नेक जल गई। तो आई मीन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो माँ बाप हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ कहाँ से जलता है। एक तो बच्चा रसोई के पास अलाउ नहीं होना चाहिए, एक हमें टेबल कवर नहीं रखने चाहिए, एक में आई मीन जैसे दादी लोग हैं, नानी लोग हैं, बच्चे यही पालते हैं। आप सब लोगों को ताज्जुब होगा, क्या मेरे सेंटर में माँ बाप नहीं आते, दादी आती है या नानी आती है या नाना आता है, तो उनको भी जरा सा समझाने की जरूरत है। तो ये सब मैं फिर आपको रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ अपना इनविटेशन। हम और खुश में इतने सामर्थ्य है कि हम आप सब लोगों को पहाड़ घुमा सकते हैं। आप रियली आगे देखिए कैसे रहते हैं ये लोग, जंगल में कैसे रहते हैं, क्यों जलते हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा बर्न उत्तराखंड में क्यों है, तब आप ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू।
थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल मिस नेहा जी के लिए है कि बच्चों की नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है और क्या ऐसे कोई बच्चे होते हैं जिन्हें जलने का ज्यादा रिस्क होता है? सबसे पहले तो मैं नाभि को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं एरॉन सर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ। अब जैसा कि आपने कहा कि नॉर्मल साइकोलॉजी जो बच्चों की होती है, अगर हम उसको समझें तो हम बहुत सारे जो बर्न एक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों में, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो जो नॉर्मल साइकोलॉजी या जो नॉर्मल मनोअवस्था है, हम एज के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो हम बचपन से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि बच्चों में जो 1 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बर्न एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये कहते हैं और ये हमने देखा भी है कि जो बच्चे हैं, उनमें एक्सप्लोर करने की और क्यूरियस होते हैं, मतलब उनमें जिज्ञासा होती है और वो उस समय जो है अपने वातावरण को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो लोग समझ रहे होते हैं कि वातावरण में क्या है, डिफरेंट चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे दिखती हैं, कैसे होती हैं, तो वो उनकी जो जिज्ञासा है, उसको समझने के लिए ये एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत बार। जैसे कि प्लग पॉइंट्स हो गया या सामने कोई चीज़ रखी है, तो उसको बस वो छू के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उसको छूते हैं। तो गरम चीज़ छू रहे हैं, तो उनका मेन जो उद्देश्य होता है, वो उसको समझने के लिए कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है। तो वो जो जिज्ञासा है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा, फिर हम उससे थोड़ा बड़े बच्चों में चलें कि 5 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब प्रयोग करने की जो इच्छा होती है, वो बढ़ती है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं आग के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ। मैथ स्टिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। स्पेशली लड़कों में देखा गया है कि उनको फायर, आग से खेलना या आग से एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो उनका जो ये प्रयोग की जो इच्छा होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और इस एज में एक और चीज़ होती है कि बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं। मतलब बच्चे जो बड़ों को करते हुए देखते हैं, उस चीज़ को उतारने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो उनके हम लोग गेम्स भी देखते होते हैं या ऑफिस खेल रहे होते हैं, तो वो जो बड़े कर रहे होते हैं, वही उनके गेम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स, माता-पिता कर रहे हैं, जैसे गैस जला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं या फिर अगरबत्ती जला रहे हैं, तो उसी को वो कॉपी करने के चक्कर में वैसे ही बिहेवियर कर सकते हैं, जिस वजह से ऐसी दुर्घटना हो सकती है। इन दोनों एजेस में ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चे हैं, ये एक्चुअल उसके जो खतरा है, उसको नहीं समझ पाते हैं एंड वो सिर्फ जिज्ञासा, एक्सप्लोर करना और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में वो चीज़ें करते हैं एंड उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, एंड क्या होगा, वो नहीं समझ पाते हैं। अब इससे हम थोड़े बड़े बच्चों में जाएँ, जैसे जो कि 10 साल से बड़े बच्चे हैं, तो उनमें क्या होता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, खतरा लेने का जो स्वभाव है वो बढ़ता है, प्लस इनमें पीयर प्रेशर बढ़ता है। मतलब कि जो दोस्त हैं, दोस्तों के साथ रहना और दोस्तों में वैल्यू अपनी पाना, ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर वो जो दोस्त हैं, उनमें जो है ऐसे कुछ बिहेवियर्स हैं, ऐसा कुछ बिहेवियर करते हैं जो कि रिस्क या खतरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जलने की घटनाएँ हो सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो कुछ गलत पदार्थ ले रहे होते हैं, जैसे कि सिगरेट्स का होता है, तो सिगरेट्स में भी आप आग यूज़ कर रहे हो, तो गलती से वो जल सकते हैं। या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं जिसमें फ्लेमेबल या आग की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से वो जो है जल सकते हैं। प्लस इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक दूसरे को देते हैं और कम्पीट करते हैं। तो हो सकता है जैसे कि एक मित्र ने दूसरे दोस्त को कहा कि इलेक्ट्रिकल पोल्स पे चढ़ के दिखाओ। तो इस तरीके की कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिस वजह से ऐसी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। फिर हमने एक और चीज़ देखी है कि जो बच्चे होते हैं, उनमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, यानी कि अपने पेरेंट्स का, अपने प्रियजनों का वो ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे बिहेवियर्स करेंगे जिसमें कि उनको उन पेरेंट्स का, माता-पिता का ध्यान मिले। तो हमने छोटे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, प्लग पॉइंट्स पे उँगली डालेंगे एंड देन फिर वो पलट के
अपने मम्मी अपने पापा की तरफ देखेंगे और फिर वो मुस्कुराएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक अटेंशन सीकिंग है कि उनको पता है कि अब मम्मी जो है मेरे को टोकेंगी या मना करेंगी, तो उनका ध्यान खींचने के लिए उन्होंने ये बिहेवियर किया। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि वो ध्यान चाह रहे हैं अपना पेरेंट्स का, और इस वजह से वो कुछ ऐसे गलत व्यवहार कर सकते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो, और एक्चुअल में वो चीजें ये समझ नहीं रहे। फिर एक और रीजन हो सकता है कि गुस्सा। तो बहुत सारे बच्चे गुस्से में कुछ ऐसे चीजें कर सकते हैं, ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जिससे कि वो उनको क्षति हो सकती है। तो एक ये रीजन है। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। अगर जैसे कि एक बीमारी होती है मिर्गी के दौरे, या फिर झटका, या फिर चमकी जिसे हम कहते हैं, तो वो कभी भी अचानक से बच्चों को आती है। तो अगर बच्चा जो है गर्म पानी के पास खड़ा हुआ है, या कोई भी गर्म चीज है उसके पास खड़ा है, आग जल रही है उसके पास खड़ा है, और उसको झटका आ गया, तो फिर क्या होगा, वो उस पर अचानक से गिर जाएगा और फिर जल जाएगा। फिर एक बीमारी होती है ADHD, जिसे हम चंचलता की बीमारी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत अधिक चंचल होते हैं एंड खतरे को समझ नहीं पाते हैं। तो वो हो सकता है कि चंचलता में ही चीजें छू रहे हैं, तो गर्म चीज हीटर हो गया उसको छू दिया, गर्म पानी उसको छू दिया, खाना रखा है उसको छू दिया, बस वो उस अपनी चंचलता में ये चीजें छू रहे हैं और उसके खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर बीमारियां कुछ होती हैं, जैसे कि बच्चे जो हैं डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, या उलझन में हैं, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने या खुद को हार्म करने का जो बिहेवियर है, उसमें भी वो ऐसे बिहेवियर्स कर सकते हैं जिससे कि उनको क्षति हो सकती है या वो जल सकते हैं। एक और रीजन हो सकता है कि पेरेंट्स बहुत, एक तो पेरेंट्स मैंने बात की कि वो निग्लेक्टिंग पेरेंट्स है या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर एक तरफ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही ओवर कंट्रोलिंग होते हैं, या इसको हम इस तरीके से समझे कि वो हर चीज में रोक टोक करते हैं। मतलब कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसको मना कर दे रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। इस तरीके से कंट्रोलिंग जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत बार ऐसे बिहेवियर्स करते हैं, रिस्की बिहेवियर्स करते हैं जिससे कि वो बस पेरेंट्स का वो गुस्सा जो है उसको प्रवोक कर सकें। तो इसके लिए वो ऐसे बिहेवियर्स कर सकते हैं जिससे कि उनको क्षति हो सके। तो ये कुछ बच्चों की साइकोलॉजी या मनोअवस्था है जिसको हम समझें तो हम बर्न एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू मेहा जी, ये आपने बहुत हमें अच्छी चीज बताई है। मैं अगला सवाल जो है डॉक्टर योगी जी से पूछना चाहूंगी कि हम किस प्रकार से बच्चों को जलने से बचा सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि बच्चों आग की तरफ आकर्षित होते हैं, चमक की तरफ आकर्षित होते हैं, तो बच्चों को उस एरिया में ऐसे बैरियर्स होंगे उस एरिया में बच्चे घुस न सकें। फिर जैसे मैंने एक अभी फोटो भी आपको भेजी है जिसमें जो डाइनिंग टेबल है वो 7 फुट ऊंची है, मैं 5.5 फुट ऊंचा हूँ, और मेरी जिज्ञासा है कि देखूं टेबल के ऊपर क्या रखा है। तो ये देखने के लिए मैं टेबल क्लॉथ खींच रहा हूँ। ये बहुत कॉमन है, आप यकीन करें, ये बहुत बहुत कॉमन है कि बच्चे टेबल कवर खींच के देखना चाहते हैं कि मेज के ऊपर क्या रखा है। इस बात की बहुत सावधानी रखें और बैरियर्स रखें और अटेंशन बहुत बढ़ाएं। और जो दादी नानी हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके ऊपर बच्चे पूरी तरह न छोड़ें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पैटर्न चेंज हो रहा है। जब हमारे गांव में बिजली आई तो इलेक्ट्रिक बर्न होने लगे। डॉक्टर कुछ के पास 2-3 इलेक्ट्रिक बर्न्स डेली आते हैं जिसमें बायोलिटरल एम्पुटी, क्योंकि उन लोगों को बिजली के खतरे नहीं मालूम। जब एक गांव में बाईपास बना तो रोड एक्सीडेंट्स बहुत हुए, क्योंकि वो तो उस गली मोहल्ले में रोज ही घूमते थे, दे वर नॉट कॉन्शियस अबाउट द ट्रैफिक। सो इज दिस पैटर्न चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बर्न्स बहुत आने लगे, जब से बिजली गांव में गई है इलेक्ट्रिक बर्न्स बहुत आने लगे हैं। तो बच्चों को एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि देखो बेटा ये बिजली है, इसमें करंट होता है और ये आपके पूरे पूरे शरीर को जला सकती है, इसे छू के मत देखो। मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया मिस्टर गुप्ता कि जो छू के देखना चाह रहा था बिजली कैसी होती है। 11,000 वोल्ट को उसने लोहे की डंडी से छू के देखा कि देखो कैसा होता है, करंट कैसा होता है।
तो ऐसी चीज़ें स्कूल में ही पढ़ाई जा सकती हैं। आई डोंट थिंक डॉक्टर्स एक्सेसिबल हैं गांव में जाने के लिए। हर स्कूल में एक चैप्टर होना चाहिए कि जलने से कैसे बचें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो जो सर्व शिक्षा अभियान है उनका सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू वो आते हैं। आई मीन एवरी चाइल्ड इज विद एन अप्रोच ऑफ ए टीचर। तो आप उसमें एक चैप्टर लगवाइए, चाहे अपने नाभि से लगवाइए कि ये चैप्टर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों को कि भाई जलने से क्या होता है। फिर माँ बाप को भी नहीं पता। माँ बाप का जो बच्चा जला है वो पहली बार जला है, उन्हें नहीं पता कि क्या होगा, उंगली मुड़ जाएंगी। उन्हें जब उंगली जली तो उंगली चल रही थी, सीधी थी, वो धीरे धीरे सिकुड़ रही। दे डू नॉट नो। तो सबसे पहले एजुकेशन पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। अब मैम जो आप जितने लोग हैं आप प्रैक्टिस करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, तो पेशेंट पहले तो ये पूछता है सर ये तो उंगली तो चल रही, फिर आप दोबारा भी ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन तो आपने कर दिया, उंगली सीधी हो गई, दोबारा फिर आना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। या आप इसमें निशान कैसे आ गया? और आप हमारे शरीर की खाल क्यों लेंगे? आप हमसे ले लीजिए, आप बच्चे की खाल क्यों लेंगे? तो ये सब जो पेशेंट आता है, घर वाले आते हैं, उससे पहले आप सब लोग प्रेशर अपना अपने ऊपर कम करें, लिख कर रख लें। जैसे हमारे सेंटर में लिखा हुआ है जलने पे क्या होता है, खाल के क्या गुण हैं, खाल क्या काम करती है, खाल सिकुड़ जाएगी तो हड्डी नहीं बढ़ेगी। तो ये सब जब पेशेंट पूरा यानी वी हैव ए बैनर ऑफ 8 feet अबाउट नेवी जिसमें लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये संस्था क्या है। मैंने उसका पोस्टर भी भेजा है वीना जी को, वो दिखाएंगे आपको। तो नाभी इतना अच्छा काम कर रही है लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता। जैसे हमारे यहाँ ये कैंप करते हैं हम लोग, तो सब पूरे उत्तराखंड को पता है कि अमेरिका से टीम आती है। आप क्यों नहीं कैंप कर सकते? हम पेशेंट को अब गांव में करिए, कैंप करिए। डॉक्टर कुछ बहुत समर्थ बच्चा है, ही कैन अरेंज एवरीथिंग फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले आप लिख के रखिए, एजुकेट करिए घर वालों को, माँ बाप को भी करिए। लोग ये कहते हैं साहब आप तो सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, निशान आ जाएगा सर, और आप बच्चे की खाल कर लेंगे, आप हमारी लीजिए। तो एजुकेशन नहीं है। आई मीन यू हैव टू एजुकेट। जो आपके ऊपर बर्डन है वो पूछते हैं साहब ये तो उंगली मुड़ गई आपकी। फिर जब आपका पेशेंट ठीक होके जाता है, उसको कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो ये नहीं दिखाएगा कि पहले कैसा था। तो आप जब भी डिस्चार्ज कार्ड दें, डिस्चार्ज कार्ड में प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ लगा के दें। प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ लगा के दें, पोस्ट ऑपरेटिव जब डिस्चार्ज कर रहे हैं वो लगा के दें, उसमें डेट लिखें, एक कॉपी अपने पास रखें, पेशेंट से साइन कराएं कि ये सब उसे दे दिया गया। नहीं तो वो बदनाम करता है। देखिए आई मीन प्रैक्टिस फॉर लास्ट मोर देन 50 years। जो मेरा अनुभव है मैं चाहता हूँ आपको सावधान करूँ, उससे आपको फायदा हो। हमारे हॉस्पिटल में सब लिखा हुआ है, सब। जब पेशेंट आता है गैलरी से जब गुजरता है तो उसे सब पता है कि क्या कैसे होता है, आपके बारे में सब पता है, आपकी संस्था के बारे में सब पता है, हमें बताना ही नहीं पड़ता। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा उनको समझाइए कि हाथ साफ रखें, जो हिस्सा जल गया उसे साफ रखें, साबुन पानी से धोएं, पट्टी न बांधें, डॉक्टर को फौरन दिखाएं। तो गांव में व्हाट्सएप यूज करते हैं बच्चे। ये देखिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ बर्न इंजरी का कितना बड़ा पोस्टर हम लोगों ने हॉस्पिटल में गेट पे लगा रखा है, पीपल नो अबाउट यू। तो ये सब ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत टाइम लगेगा, आपको अपना प्रेशर कम करना चाहिए। आप मरीज के लिए बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी मरीज आपको बदनाम करता है कि साहब डॉक्टर योगी ने उंगली सीधी कर दी मुड़ गई, और जली हुई उंगली चलती है, वो कहता है साहब चल तो रही है। उसके धीरे धीरे वो निक्रोटिक हो जाएगा, निकल जाएगा, उंगली गल जाएगी, वो हमें गाली देगा। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यहाँ पे सांप वाले रहते हैं,
मुझे कई तरह के शौक हैं, जानवरों का भी है। तो वहां पर एक आदमी ने एक लड़की की कान काट लिया, तो वो मेरे पास आई कि इसी का कान काट के मेरे लगाइए, आई वांट टू पनिश हिम। तो इस किस्म के प्रॉब्लम, एजुकेशन, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज रूम फॉर यू ऑल। आप ऐसा कर लीजिए, अपना प्रेशर कम करिए, अपने बारे में बताइए कि आप क्या हैं, कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो अभी गांव में जाना पड़ेगा सर, सिटी में बैठ के। दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, एजुकेट। पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले एजुकेट करिए, उसे बताइए। और कोई पेशेंट कन्विंस नहीं होगा आपसे, वो पेशेंट जो ठीक हो चुका या जो अंडर ट्रीटमेंट है उससे मिलवा दीजिए। वो जब आप बीती बताएगा, जो उसकी सफरिंग्स हो रही हैं वो बताएगा, तब नया वाला मरीज आपका यकीन करेगा, आपकी बातों का यकीन नहीं करेगा। तो ये सब मेरी इच्छा है कि मैं आप सबको कुछ ना कुछ योगदान दूं, मेरे अनुभव से आप लोग फायदा उठाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर योगी जी, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपने जैसे बताया कि घर पर अगर ऐसे कोई जल जाता है तो उस पे साफ रखें, पानी डालें, तो क्या आप हमें थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं कि अगर दुर्भाग्यवश कोई बच्चा घर पे जल जाए तो उसके माता पिता किस प्रकार से फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ केसेस आते हैं, कोई तो राख लगाता है, कोई गोबर की राख लगाता है, कोई कॉलगेट लगाता है, कोई गोले का तेल लगाता है। तो उन्हें ये बताना पड़ेगा, कोई राख रखता है कि अगर आपने जले हुए हिस्से को ऊपर से राख से ढक दिया, हमें ये नहीं पता चलेगा कितना जला हुआ। आप उसे क्लीन करिए, साफ रखिए और खुला रखिए, हवा रखिए, उस पर ढकिए मत। अगर आप ढकते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और नल के पानी में धोइए साहब, खूब नल के नीचे खोल के धोइए, क्योंकि जो हमारे शरीर से एक्सुडेट निकल रहे हैं वो बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, फिर बैक्टीरिया के लिए मीडिया बन गया, उसमें ग्रोथ हो गई। ये उनको समझाना पड़ेगा कि जो शरीर से ये निकल रहा है सीरम, जो शरीर का पानी निकल रहा है, इसमें प्रोटीन है, चारों तरफ वातावरण में डस्ट में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसमें घुस जाएगा, फिर बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, फिर वो अंदर घुस जाएगा, हड्डी तक घुस जाएगा। इसे हटाते रहो, साफ रखो, गीला मत करो, ढको नहीं, हवा दिखाओ, धूप दिखाओ, टैप वाटर में खूब अच्छी तरह धो। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आइस लगा सकते हैं। आइस का टेम्परेरी इफेक्ट होता है, पर इट्स नॉट वेरी मच इंडिकेटिव दीस डेज। तो बेस्ट ये कि खूब क्लीन करिए और साफ कपड़ा। और अगर आपके घर में सैनिटरी नैपकिन है, मैं आई मीन इट, आई रियली मीन इट, सैनिटरी नैपकिन इज अ ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग विच इज स्टेरिलाइज्ड, वो बांध दीजिए और फिर फौरन डॉक्टर के पास जाइए। और जो उसका नेचुरल एंगल है आपके उंगली का, हाथ का, वही मेंटेन करें, मोड़िए मत उसको। जो नेचुरल आपका बॉडी एंगल है, ये सब लोग जानते हैं कि उंगली का नेचुरल एंगल सीधा है, सीधा रखिए। तो आई हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग डॉक्टर दीप्ति कि हर घर में आजकल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है। अगर बहुत जल गया, टैप वाटर में धोइए, साबुन से धोइए, साबुन का अंश न रहे, उसको खूब पानी से धोइए और उसको एक सैनिटरी नैपकिन से एब्जॉर्ब करिए, उसको फेंक दीजिए, दूसरा बांध दीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और पूरा समझिए कि बर्न क्या है, खाल की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैम, एक पैर के उंगली में कांटा चुभ जाता है और टेटनेस वहां से जाता हुआ सीधा ब्रेन में जाता है। कोई किसी में दम नहीं, किसी टिश्यू में जो उस कीटाणु को रोक सके, पूरे ब्रेन को वो खा जाता है और आदमी मर जाता है। सो इम्पोर्टेंट इज द स्किन, ये बताना पड़ेगा, लोग नहीं पता। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, हमें ये बताने के लिए कि घर में प्रस्तुत चीजों से हम कैसे जले हुए को उस वक्त फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं मिस नेहा जी से पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स को बच्चों को किस प्रकार से मानसिक सहयोग देना चाहिए?
मैं इसको दो टर्म्स में बात करूंगी। एक तो पहले जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल जो साइकोलॉजी है बच्चों की, वो किस तरीके से बर्न एक्सीडेंट्स को बढ़ाती है। तो पहले उस चीज़ पे बात करेंगे कि वहाँ उसमें हम एज पेरेंट्स किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि अगर बच्चों में ऐसा कुछ व्यवहार हो रहा है कि बार बार वो रेपिटेटिव ऐसी बिहेवियर कर रहे हैं, तो वहाँ इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है और सिर्फ मना नहीं करना है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं एज पेरेंट्स, बस बच्चों को ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ये चीज़ मत छुओ। तो ऐसा नहीं करना है, उनको साथ में एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों नहीं करना है। उनको एजुकेट करना है कि अगर वो ऐसा ये गर्म चीज़ें छुएंगे तो वो जल सकते हैं, क्षति पहुंच सकती है। इसको उनको एक्सप्लेन करना है और रीजन देना है, सिर्फ मना नहीं करना। दूसरा चीज, जैसा कि मैंने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ज्यादातर चीजें, वो उनकी जिज्ञासा होती है, इस वजह से वो चीजें छू रहे होते हैं। या जैसे कि सर ने बोला कि टेबल से वो क्लॉथ खींच रहे होते हैं, तो वो एक सिर्फ एक जिज्ञासा है एक्सप्लोर करना कि वहां पे क्या रखा है। तो इस चीज को हम बच्चे को इस चीज को अप्रिशिएट करें बच्चों में कि तुम ऐसा चीज, तुम क्यूरियस हो इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये चीज एज पेरेंट्स हम समझें, उनकी क्यूरियोसिटी को, उसको अप्रिशिएट करें, सराहना करें और उनको वो चीजें समझाएं। तो अगर वो किसी भी चीज को देखने के इच्छुक हैं तो उनको आप उठा के वो चीज दिखा सकते हैं। तो उस चीज को छोड़े नहीं, उनको दिखाएं, उनको समझाएं, उनको अप्रिशिएट करें कि तुम ये जो चीज है, ये जो समझने की तुम्हारी इच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। और पर इसको छूने से क्या खतरे हो सकते हैं वो साथ में एक्सप्लेन करें। फिर जिनमें बहुत ज्यादा ऐसा बिहेवियर हो रहा है कि बार बार टच करते हैं, तो उनमें हम कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर सकते हैं, मतलब कुछ लिमिट सेट कर सकते हैं कि यदि तुम छुओगे तो तुम्हारी कोई फेवरेट जो चीज है वो तुमको नहीं मिलेगी। तो यदि तुमने प्लग पॉइंट्स बार बार छू रहे हो तो तुम्हारी कोई फेवरेट टीवी शो है वो तुमको आज देखने को नहीं मिलेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर तुमने एक हफ्ते तक ऐसा बिहेवियर नहीं करा, नहीं छुआ, गर्म चीजें नहीं छुई, तो तुमको एक हफ्ते के बाद कुछ अच्छा करने को मिलेगा। जैसे उनका कोई फेवरेट शो है तो, या उनको टीवी देखना पसंद है, तो मे बी आधा घंटा और तुमको टीवी देखने को मिले। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव उनको रीइंफोर्समेंट्स देने हैं जिससे कि उनका ये बिहेवियर रुके। फिर हमने एडोलेसेंट बच्चों की बात की थी कि वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनमें बहुत ज्यादा, यानी खतरा लेने का व्यवहार उनमें बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उनके इसी बिहेवियर को हमें किसी अच्छे कार्य में चैनलाइज कर देना है। जैसे कि उनको हम मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, या इस उम्र के बच्चे बहुत सारे होते हैं जो ड्रामा या क्रिएटिव चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम उनको उस एरिया में चैनलाइज करें और उनके इस बिहेवियर को रोकें। प्लस इस उम्र के जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और लाइफ पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव बिहेवियर कर रहे होते हैं। तो वहां पे उनको वो कंट्रोल दें और उनसे ही इसके फायदे और नुकसान पूछें कि अगर वो कोई भी गर्म चीज छुएंगे या फिर आग के साथ खेलेंगे तो क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, एंड देन उनको मौका दें वो डिसीजन लेने का कि क्यों ये व्यवहार करना नुकसानदायक है। तो इस तरीके से हम बिफोर एनी बर्न एक्सीडेंट किस तरीके से हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर सकते हैं, वो ये चीजें। फिर हम आते हैं कि बाद में तो कोई भी बर्न एक्सीडेंट हुआ है या बर्न इंजरी हुई है बच्चों में, तो वो बहुत तरीके से प्रभावित करती है, फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो हमें वहाँ पे उनके इस मानसिक रूप से क्या होता है कि उनका बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं, मतलब शरीर को देखने के जो उनका सोच है वो बदलती है, क्योंकि उनका जो बॉडी डिसफिगरमेंट्स होते हैं, मतलब शरीर का बनावट में चेंजेस आते हैं। तो ये चीज उसको उनके इस परेशानी को एज पेरेंट्स हम समझें और उसको हम एक्नॉलेज करें, मतलब उसको हम व्यक्त करें कि ये चीजें हम समझ रहे हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा सपोर्ट के लिए हैं। ना कि उनके इस बिहेवियर को डांटें कि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था, गिर गए थे या फिर जानबूझ के छू ली थी कोई चीज। तो उनको डांटना नहीं है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उनको ये लगना चाहिए कि एज पेरेंट्स हम उनके इस बात को समझ रहे हैं, उनके इस परेशानी को समझ रहे हैं और उनके इस दुख में उनके साथ हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो अपनी जो परेशानियां हैं वो आपसे शेयर कर पाएंगे और इस पे फिर हम आगे काम कर सकते हैं। पर अगर ये चीज हमें लग रहा है कि बहुत समय तक बनी हुई है, जैसे ये जो उनके बार बार छूने का व्यवहार है या गुस्से का या खुद को नुकसान पहुंचाने का व्यवहार बहुत अधिक लग रहा है और इम्प्रूवमेंट आपके समझाने पे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो
हमें प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए और किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, तो उसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं कि उनके इस बिहेवियर को कैसे हम रोक सकते हैं। नेहा जी, आपने हमें बहुत अच्छे से बच्चों का व्यवहार समझाया है और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें उनसे किस तरह डील करना चाहिए, ये हमें अच्छी तरह समझ में आया। तो जैसे आपने बताया कि बच्चों को बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं और हमें सही समय पे किसी चिकित्सक से बात करनी चाहिए, तो कोई ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखेंगे कि अब हमें ये देख के कि न अब हमें चाहिए कि हम किसी के पास जाके प्रोफेशनल सहायता लें? हाँ, कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस कोई भी बर्न इंजरी के बाद क्या होता है, बच्चों में आप देख सकते हैं कि अवसाद या फिर डिप्रेशन, उलझन, घबराहट, इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। तो हमें क्या नोटिस करना है ये कि अगर बहुत लंबे समय तक ये चीजें हैं, जैसे कि वो नॉर्मल रूटीन में अपना जो सामान दिनचर्या है उसमें नहीं लौट पा रहे हैं, अपना नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उसमें उनकी इच्छा नहीं होती है, या स्कूल जाने में या लोगों के बीच जाने में वो बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रहे हैं, पसंद नहीं करते हैं। प्लस कुछ नकारात्मक विचार कि अब ज़िंदगी बेकार है, अब जीने में कुछ नहीं बचा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। या उनका जो नॉर्मल ये खाना, सोना, इस सब में भी बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, तो फिर हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। थैंक यू मेहा जी, धन्यवाद। मैं आज का इस सेशन का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी योगी जी से कि बच्चों में जले हुए निशान का मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया बड़े लोगों से अलग कैसे होती है? बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने डॉक्टर। तो हम लोगों ने लिख के टांगा हुआ है कि जब हम जलते हैं तो स्किन की इलास्टिक जल जाती है, क्योंकि अगर हम किसी मरीज को या घर वालों को टेक्निकल टर्म्स में बताएंगे तो नहीं समझेगा। हमने उसके लिख कर टांगा हुआ है, जब पेशेंट एंटर होता है तो पहले वो पढ़ता है कि जब जलते हैं, जब खाल जलती है तो खाल की इलास्टिक जल जाती है और जली हुई खाल नहीं बढ़ती, और जो हम खाल निकालते हैं वो हम ऊपर ऊपर के निकालते हैं, इलास्टिक वहीं रह जाती जहाँ से निकालते हैं, नहीं तो वहाँ घाव नहीं भरेगा, तो जो खाल हमने लगाई वो भी नहीं बढ़ेगी। और बच्चे की उंगली मान लीजिए 1 इंच की है और वो 4 इंच की होनी है, नहीं बढ़ेगी, और मैं उसको फोटोग्राफ दिखाने पड़ेंगे। एक पेशेंट है मेरे पास जो बाहर से आई थी, जो वो 2 साल की थी, जली थी, तो उसने मुट्ठी बंद कर ली, तो उसकी फोटो है। एक हाथ है बच्चे 1 साल के बच्चे का, एक हाथ है 20 साल के बच्चे का। जब तक हम फोटो वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, हम उसे दिखाते हैं कि देखो बेटा ऐसा हो सकता है, इन उंगलियों को खींचते रहना पड़ेगा, और जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो उन्हें बताना पड़ेगा। जब प्यूबर्टी में आएगा तो केलॉइड बनेगा, जब प्रेगनेंसी होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सिखाना पड़ता है। इट इज शॉकिंग टू देम कि हाथ नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास जितनी भी मेन प्रॉब्लम है वो बच्चों की है। हम तो समझाते समझाते बहुत, जैसे ये है, देखिए ये फोटो को जरा रोक लीजिएगा, हमें इस बच्चे को ये बताना पड़ा कि ये बच्चा अभी इतना सा जला है और अगर तुम इसका इलाज नहीं करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तब उनको बहुत मुश्किल से उन्हें बल्कि हम फोटो दे देते हैं कि ये बच्चा इतना सा जला है, फ्रॉम नेपाल, नाम है इसका मिलन, 6 महीने का जला था, हमने खोल दिया, फिर हमने इसको नेपाल भेजा, नेपाल में डॉक्टरों को फोन करा कि इसको ये बच्चा ऐसा हो जाएगा अगर इसका आपने इलाज नहीं करा। क्योंकि डॉक्टर साहब आप जानते हैं पूरा पूरा प्लेटिज्मा, पूरे मसल बैंड सिकुड़ते हैं, पूरा प्लेटिज्मा सिकुड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिखा सकते हो। तो बहुत पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाने के बाद भी आप डॉक्टर हैं, आपको ये पता है कि जब किसी घर में कोई हादसा होता है तो पहले डिनायल होती है कि नहीं हमारा आदमी ठीक है, नहीं मरा, फिर डिप्रेशन होता है, फिर आके कंट्रोल करता है। तो ये सब लोग डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाते हैं, हमें इन्हें बहुत तसल्ली से समझाना पड़ेगा, इन्हें फोटो दिखाना पड़ेगा, इन्हें जो मरीज आपने ठीक करें वो दिखाने पड़ेंगे कि देखो बेटा ये ठीक हो गया। और जो बहुत डिफिकल्ट केस है उसे आप हर हालत में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, सब डॉक्टरों को दिखाइए,
अगर जैसे ये पेशेंट है, इसके नाक नहीं है, शी हैजंट गॉट एन एयर पैसेज, अगर मैं एयर पैसेज बनाता हूँ तो ऑर्बिटल फ्लोर में जाता है, तो मैंने इसे लखनऊ भेजा, सब जगह भेजा, कंप्यूटर पे डाल दिया, सबसे राय ली, सबने कहा हाँ ये बहुत डिफिकल्ट केस है। तो इसमें जो एयर पैसेज बनाया गया वो हार्ट पायलट के नीचे बनाया गया, हार्ट पायलट के नीचे म्यूकस के ऊपर, और उसमें बाकायदा ऑब्टूरेटर डालना पड़ता है तो श्रिंक ना हो जाए। और एक चीज़ और, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस, जैसे ही हमने इसको ये बनाया इसकी आवाज़ चेंज हो गई। अभी तक तो शी इज अ गर्ल, शी स्पीक्स लाइक ए बॉय, क्योंकि हाइपोनेजल वॉइस है। तो बहुत डिफिकल्ट केस है, जब बच्चा है जला हुआ है, आप दिखाइए। जैसे एक बच्चा 1 साल का जल गया, अब डॉक्टर साहब उसको हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा था, अंगूठा भी उंगली भी, अगर उसको अपोनेंट्स नहीं है तो वो क्या करेगा उस हाथ का। तो वुड यू बिलीव, मैंने उसकी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में एडिशन दे दिए। घर वाले बहुत नाराज हुए, वो कई डॉक्टरों के पास गए, बोले ये क्या करा, और उसने खुलवा लिया। अब आप ये बताइए, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर, वेरी वेल प्लेस्ड, कितना अच्छा मैंने काम करा था। जैसे जैसे उंगली ग्रो करती, पोजिशन और फंक्शन में ग्रो करती, तो पब्लिक को समझाना आसान नहीं है। और जो आपके कंपटीटर्स बैठे हैं वो दे विल टॉक अगेंस्ट यू, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये बच्ची है, देखिए ये 8 साल की, अगर इसका इस एरिया इस उम्र में ये बच्ची जलती है तो 18 साल में ऐसी हो जाएगी, पूरा प्लेटिज्मा। आई नो ए केस जो बचपन में जला था, जिसका लिप अम्बलाइकस तक पहुंच गया, शी इज बैंड फ्रॉम अम्बलाइकस टू लिप। तो आई एम राइटिंग ए बुक, और ये एक मैं हिंदी में लिख रहा हूँ जो मैं आप सब लोगों को भेजना चाहूँगा। वो बुक मरीज को, मरीज के घर वालों को, पैरामेडिकल को, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर टाइम मुझे मैं देना चाहूँगा। एक दफ़ा राजा अकबर ने बीरबल से ये पूछा, बीरबल हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा व्यवसाय कौन सा है? तो बीरबल ने कहा सर सबसे ज़्यादा तो हमारे डॉक्टर हैं। बीरबल ने कहा साबित करो। तो बीरबल कोने में अटेंडेंस रजिस्टर लेके खड़ा हो गया, जो भी आया उसका नाम, मैं क्या नाक में दर्द है, क्या हो गया बीरबल, नाक में दर्द है, अरे लौंग का तेल लगाओ। तो जितने थे सबने उसे कुछ ना कुछ बताया। तो हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टरों की, वेल विशर्स की कमी नहीं है। ऐसा नहीं जो लोग राय दे रहे हैं वो दुश्मनाई के रख रहे हैं, वो दिल से राय दे रहे हैं, उनकी नॉलेज वहीं तक है। तो एजुकेट करने में बहुत टाइम लगेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, स्कूल लेवल से एजुकेट कराइए। डॉक्टर इतनी जगह एक्सेसिबल नहीं है। अगर ये कोरोना नहीं होता डॉक्टर साहब तो 20 साल लगते पब्लिक को समझाने में कि बैक्टीरिया भी होता है, छूने से भी इन्फेक्शन होता है, वायरस भी होता है। 20 साल हाथ धोने से, हाथ धोगे तो, हाथ नहीं धोगे तो कीटाणु चले जाएंगे। इसमें 135 करोड़ लोगों को समझाने में आपको गवर्नमेंट को 20 साल लगते, 20-25 दिन में सीख गए। तो आई मीन बहुत टफ है, डॉक्टरों के लिए बहुत टफ है ट्रीटिंग ए बर्न, नोबडी डज इट। हम लोग, अब मेरा बेटा है, ही वाज डूइंग वेरी गुड इन कार्डियक सर्जरी, लेकिन वो पता नहीं बाप के प्यार में, मोहब्बत में प्लास्टिक सर्जरी में आ गया। आई मीन बर्न इज अ थैंकलेस जॉब, बट आई विश यू टू कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमें ये समझ में आया कि बच्चों में एक काफी अलग तरीके से बर्न के निशान का इलाज होता है, क्योंकि उनमें स्किन ग्रो नहीं कर पाती है। इस गहरी समस्या जो है हमारी बच्चों में जलने की, इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं अपने एमिनेंट स्पीकर्स का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आज के टॉक से हमें ये पता चला है कि बच्चों में जलने के कारण काफी कॉमन ये वाले हैं कि गर्म पानी में बच्चे गिर जाते हैं, छोटे बच्चे, या फिर जाड़ों में जब आग में गिर जाते हैं। उसके अलावा जब थोड़े बड़े होते हैं, बर्न काफी कॉमन होता है उनमें, क्योंकि उनमें जिज्ञासा होती है चीजों को छू के देखने की, सॉकेट देखने की।
तो ये काफ़ी कॉमन कॉजेज़ हैं, इनकी वजह से उनके चेहरे और गर्दन और पैरों पे बर्न कॉमन होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक्स्ट्रा रिस्क पे लगाती हैं बच्चों को जलने के, जैसे दौरे की बीमारी है या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। कुछ बच्चों में डिप्रेशन भी होता है। ऐसे बच्चे एक एक्स्ट्रा रिस्क पे होते हैं बर्न इंजरीज के लिए। तो घर पे फर्स्ट एड है कि पहले पानी से उसे साफ करें। टैप वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसे साफ रखें, सूखा रखें और जल्दी से जल्द ही हॉस्पिटल ले जाएं। इन सब के अलावा हमें जो आज सेशन से एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ये पता चली है कि बच्चों का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जान के नहीं जलते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है छोटे बच्चों में, और उनसे बड़े बच्चों में एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होती है। तो हम जहाँ तक उनका बिहेवियर समझ पाएंगे तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे कि बच्चे ना जलें। तो अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ डांटना नहीं है, हमें उनका समझना है, उनकी मानसिक कि वो क्या सोचते हैं। उनको समझाना है कि आपका जो बिहेवियर है उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, बर्न इंजरी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें पेरेंटल एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अल्टीमेटली बर्न कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो इसके बाद मैं डॉक्टर राजमानस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मानस, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। 2-3 क्वेश्चंस हमारे दर्शकों के आए हुए हैं, क्योंकि ये इवेंट फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा था। योगी सर से एक सवाल है सर की प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग जो है पटना मेडिकल कॉलेज में हुई है। उन दिनों ये प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जाना जाता था। तो अभी जो पीएमसीएच में कार्यरत हैं डॉक्टर प्रणव कुमार, उनका एक आपसे मतलब थोड़ा एस्पिरेशनल सवाल है कि योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड एस्पिरेशंस इन लाइफ, इस पर अगर आप 1-2 मिनट सर यंग प्लास्टिक सर्जन्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ बता दें, कुछ टिप्स दे दें। मैं हर बच्चे से, हर डॉक्टर से कहना चाहूँगा कि उसको पहले ABCD नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे वो ABCD किया, फिर इंटर किया, फिर MBBS किया, वो यहाँ तक पहुँच गया और लाखों में एक है। तो उसको इस अपॉर्चुनिटी को, ईश्वर को, घर वालों को, डॉक्टरों को, टीचर्स को धन्यवाद देना चाहिए कि वो यहाँ तक पहुँच गया। और जो वो जानता है वही अगर करेगा तो उससे जो सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो किसी और काम में नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक सर्जन हैं, आपसे कहा जाए कि हम आपको ऑक्सीजन फैक्ट्री खुलवा देते हैं, ऑक्सीजन बनाइए, आप ये करोड़ रुपए आपको मिल गए, आप करोगे? नहीं करोगे। आपका सुख इसी में है कि अपनी काबिलियत दिखाएं, आपकी काबिलियत का इस्तेमाल हो, वही आपका सुख है। PMCH छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ अपने बॉस की वजह से हूँ। मेरे बॉस शुरू में 3 प्लास्टिक सर्जन थे, एक पटना में, एक बिहार में, एक साउथ में। बिहार में RN सिन्हा वाज द टॉप 3 ऑफ इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स। उनके स्टूडेंट थे JL गुप्ता। तो RN सिन्हा साहब वाज अ वंडरफुल टीचर, बहुत सख्त थे। ऑपरेशन के वक्त आर्टरी पॉट सीधी उंगली पे मारते थे कस के। तो जो आप बने हैं, कितने कष्टों की बात बने हैं। आपने इंटर करा, MBBS करा, मेडिकल में आए, फिर आपने सर्जरी करी, फिर प्लास्टिक सर्जरी करी, आपने किस सीखी उसी को इस्तेमाल करिए। ये तो बड़ा दुरुपयोग होगा अगर आप उसको, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल नहीं करते। उसी को करिए, आपने उसमें जो खुशी मिलेगी वो मिलियनेयर बनने में नहीं मिलेगी। मैं तो नहीं चाहता, तो जो मुझे आता है मैं वही करना चाहूँगा। तो अपनी काबिलियत दिखाइए, आपको देश की बहुत ज़रूरत है। आप जैसे काबिल हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप मामूली नहीं हैं, आप लाखों में, करोड़ों में एक हैं। मैडम, ऑल ऑफ यू उसी काबिलियत को उठाइए। कोई इधर उधर क्यों भटकते हैं? आप बन जाएंगे। यहाँ पे एक ऐसे पान वाले जो कई हज़ार रुपये रोज कमाते हैं,
तो आई वुड नेवर ऑप्ट टू बी ए फन वाला। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मुझे एक चीज़ आती है, मैं करता हूँ। तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो हैं, आप बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, उसी को आगे चमकाइए, वही काम करिए, उसी में एक्सेल करिए, सेवा करिए लोगों की। आप लाखों में करोड़ों में एक हैं, और आप सब गुड लक टू नशीब है सब्जा इस्लाम। इस बार इस्लाम के बैठने का नाम लिखा है भाई का काम है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इसका जवाब मिल गया है कि कोई भी प्रोफेशन में रहें, डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और सेटिस्फैक्शन भी। एक सवाल डॉक्टर मिसेस नेहा जैन से है, श्रीनगर से हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर उमर पूछ रहे हैं कि आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे विद डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक पेशेंट्स, उनमें से आपने देखा है कि कुछ उनके जैसे बच्चों का जो बाल शोषण होता है, यौन शोषण होता है, इस तरह का, उनमें कितने जलने के केसेस आते हैं? क्योंकि आपने बताया ना कि जो बच्चे साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं होंगे वो गुस्सा में ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कई बार ये दुर्घटनाएं कर बैठते हैं। तो जैसे बर्न्स के कुछ केसेस वैसा दिए देखे होंगे, जस्ट 1 या 2 लाइन एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा मैंने जैसे एक केस देखा था जो मैं सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर कह रहे थे कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला। तो ऐसा मैंने एक केस देखा, उसमें क्या है, बच्चे, एक लड़की एडोलेसेंट गर्ल थी और उसको अटेंशन के लिए क्या करती थी, वो जब भी परेशान होती थी या जब भी उसे गुस्सा आता था तो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। एंड उसी बिहेवियर में गलती से वो इतना उसने नुकसान पहुंचा लिया कि उसका जो पूरा फेस था वो जल गया था। तो इस तरीके का होता है कि सेल्फ हार्मिंग मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने में उसने गलती से इतना हो गया कि वो फेस चल गया एंड लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट रहा उस पर। फिर जैसे आप कह रहे हैं कि जो शोषण जिनमें होता है, हाँ, उनका बिकॉज इमोशनली वो स्टेबल नहीं होते हैं, प्लस उनमें जो है नकारात्मकता बढ़ जाती है, अब खुद की इमेज को लेके उनमें नकारात्मकता बढ़ती है। तो ऐसे बिहेवियर्स कर सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने को, खुद को खत्म करने के लिए ऐसे बिहेवियर्स कर सकते हैं जिसमें बर्न इंजरीज रिजल्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच मिसेस नेहा। अब मैं डॉक्टर राजमानस, जो एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें और हमारे अगले विषय के बारे में बताएं। धन्यवाद डॉक्टर वीना। सबसे पहले तो मैं आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर योगी एरॉन सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने अपना अनुभव हम सबके साथ साझा किया और हमें सिर्फ अनुभव ही साझा नहीं किया, टेक्निकल पॉइंट्स ही नहीं बताया, बल्कि हम सबको प्रेरित किया कि कैसे गांव में जाके गरीब मरीजों की सेवा करें। और एक छोटे से जगह से उन्होंने इतनी ऊंची मुकाम हासिल की है, इसके लिए मैं सर को बधाई देता हूं और सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सबके साथ दिया। आज हमारे दूसरे अतिथि मिस नेहा जैन, जो बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में बताया, कैसे हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के बच्चों में बर्न को प्रिवेंट कर सकते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो धन्यवाद मैम आपका। और हमारी आज की मॉडरेटर डॉक्टर दीप्ति, जो कि बहुत ही खूबसूरती से अपने प्रश्नों से इस कार्यक्रम को संचालन किया, और मैं डॉक्टर दीप्ति का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और सभी दर्शकों का जो हमसे आज जुड़े हैं, हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे दोनों अतिथियों ने और हमारे मॉडरेटर ने आप सबके साथ डिस्कस किया, हम सब उसका पालन करेंगे, और ताकि हम बर्न को प्रिवेंट कर सकें हमारे, और इसकी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को कम कर सकें। It will be totally incomplete if I don't name our co-host Dr. Veena Singh, who is really working very hard to conduct this program very nicely, and under leadership of our President Dr. Uppal sir. I am very much thankful to both of them. And our next program will be on the first Sunday of the month June, which will be for mainly for the healthcare professionals. The link will be sent to all healthcare professionals soon. And every third Sunday of each month, we organize public tutorial in we organized today.
So we'll meet again on the first month of the June, and the third month of the June we will conduct our public tutorial. So thank you everyone. Thank you for being with us. Good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. चलिए कुछ